हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसे इंसान के बारे में है जो हमारे ज़माने में बहुत ही कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में हम बात करेंगे। हमको उनकी हिस्ट्री या कोई भी हिस्ट्री समझने की ज़रूरत इसीलिए है, थोड़ी हिस्ट्री की समझ हमें इसलिए होनी चाहिए कि हमको हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के कोई लड़ा ना सके। आजकल जो कम्युनल वायलेंस होता है हिंदुस्तान में, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि कुछ लोग हिस्ट्री को तोड़ते हैं अपने हिसाब से और लोगों को लड़ा देते हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, कोई हमारा गलत फ़ायदा ना उठाए, इसीलिए हिस्ट्री की थोड़ी समझ होना बहुत ज़रूरी है। और औरंगज़ेब के बारे में तो दो राय हैं। एक राय, एक पक्ष ऐसा है जो मानता है कि औरंगज़ेब बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही अल्लाह वाले थे और बहुत जस्ट थे। दूसरा पक्ष ऐसा है जो कहता है कि औरंगज़ेब बहुत ही जालिम बादशाह थे, हिंदुओं के दुश्मन थे, बहुत मंदिरों को तोड़ते थे और हिंदुओं के ऊपर नाजायज़ टैक्स लगाते थे और मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं को कन्वर्ट करने की तलवार की नोक पे कन्वर्ट भी कराते थे। ऐसा एक और पक्ष हमारे पास है। अब इन दो पक्षों के बीच में हमेशा लड़ाई लगवाने की कोशिश की जाती है आज की डेट में। तो इससे पहले कि हम अपना कोई ओपिनियन बनाएं हिस्ट्री के बारे में, हमें थोड़ी समझ होनी ज़रूरी है। तो आज हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। औरंगज़ेब की जो हिस्ट्री है रूलर की, वो हम एक ब्रीफ में देखेंगे कि कैसे वो एक इंडिया के बादशाह बने और उनकी क्या पॉलिसीज थी मंदिरों के लिए। उसके कुछ फैक्ट्स हम हिस्टोरियंस के नज़रिए से और उनकी किताबों के रेफरेंस से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। औरंगज़ेब जो थे बहुत ही रेलेवेंट एम्परर्स में से थे और हिंदुस्तान के ग्रेट मुग़ल बादशाह में उनका नाम आता है और हिंदुस्तान के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस और उनकी की हुई चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है। इसीलिए हमको उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी स्टोरी में काफ़ी आइडेंटिटीज़ हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, कुछ रिलीजन का भी पार्ट है। ये एक बेसिकली एक इंसान की स्टोरी है जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में था हिंदुस्तान का बादशाह होने की। तो उस स्टोरी के कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं। औरंगज़ेब का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 में। उस समय जहांगीर हिंदुस्तान का बादशाह था जो औरंगज़ेब के दादा थे। औरंगज़ेब प्रिंस खुर्रम के तीसरे बेटे थे। प्रिंस खुर्रम का नाम आगे जाके शाहजहां पड़ा था। शाहजहां ने अपने ज़माने में जहांगीर के साथ बगावत की अपने बाप से और ख़ुद एम्परर बन गए थे 1628 में। औरंगज़ेब की उम्र तब 10 साल की रही थी और एक कम उम्र से ही वो काफ़ी फेमस होना स्टार्ट हो गए थे औरंगज़ेब। उसमें से एक स्टोरी ऐसी आती है कि एक बार उनके महल में 2 हाथियों की लड़ाई का शो चल रहा था। उसमें से एक हाथी पागल हो गया और रैम्पेज पे चला गया और लोगों को मारने लगा। तो जब ये चीज़ हो रही थी, शाहजहां और उसका जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह, वो भी घोड़े पे थे बट वो डर गए थे और वो पीछे हट गए थे। और औरंगज़ेब जो कि सिर्फ 15 साल के थे उस टाइम पर, उन्होंने अपना घोड़ा उस हाथी की तरफ दौड़ाया और एक भाला मारा उस घोड़े की सूंड में या उसकी आँख में और वो हाथी को वहीं गिरा दिया। ये बहुत ही पॉपुलर कर दिया इस किस्से ने औरंगज़ेब को और शाहजहां ने बहादुर का लक़ब औरंगज़ेब को उस समय दिया। फिर 16 साल की उम्र में, महज सिर्फ 16 साल की उम्र में, औरंगज़ेब को एक मिलिट्री रैंक दे दिया शाहजहां ने। उनके अंडर में 10,000 सोल्जर्स और 4,000 घोड़े कहा जाता है दिए और कई छोटे छोटे बैटल्स में उनको भेजते रहे, जहाँ से उनका एक मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हुई और एक बहुत ही कामयाब मिलिट्री लीडर के तौर पर उनकी बनावट हो रही थी। 1636 के अंदर शाहजहां दक्कन को गया
दक्कन में शाहजहां का रूल तो था, लेकिन वो उसकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं थी। तो शाहजहां ने, जो कि जानते थे कि औरंगज़ेब बहुत ही ज़हीन और एफिशिएंट इंसान है, तो उनको दक्कन का गवर्नर बना दिया। उस गवर्नरशिप में वो बहुत सक्सेसफुल रहे। उन्होंने टेरिटरी भी अपनी बढ़ाई और उस रीजन का रेवेन्यू भी बहुत बढ़ा दिया। उन्होंने 1636 से 1645 तक डेक्कन को गवर्न किया, जो कि एक पहले इंस्टॉलमेंट है। फिर उसके बाद उनको गुजरात का भी गवर्नर बनाया गया। 1645 से 1647 2 साल तक वो गुजरात के गवर्नर रहे। और इस दौरान उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल बैटल्स लड़ी हैं। एक ऐसी बैटल उनकी उज़्बेक्स के खिलाफ भी थी, जो कि उन्होंने नॉर्थ में जाके लड़ी थी, अब अफ़गानिस्तान के पास में। वहाँ पे उज़्बेक्स के साथ जब उनकी लड़ाई हो रही थी, तो एक बहुत फेमस किस्सा कहा जाता है कि जब जंग के बीच में नमाज का टाइम हो गया तो औरंगज़ेब नमाज पढ़ने लगे, और उज़्बेक्स ने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे इंसान के साथ हम कैसे जीत सकते हैं, और उनके कहते हैं कि हौसले पस्त हो गए और वो हार गए। फिर एक और लड़ाई के लिए औरंगज़ेब को शाहजहां ने भेजा कंधार को कब्जे में लेने के लिए। वहाँ पे जो पड़ोसी सफाविद एम्पायर था, उसने कंधार के ऊपर टेक ओवर कर लिया था, और औरंगज़ेब को ये टास्क दिया गया था कि वो वापस लो। लेकिन कहते हैं कि बहुत सारे वजवात के वजह से औरंगज़ेब वो बैटल हार गए, और जब वो बैटल हार गए तो फिर वो वापस आ गए गवर्नर बनने के लिए डेक्कन के। इसी बीच औरंगज़ेब की और उनके बड़े भाई के बीच में, जो उनका बड़ा भाई था दारा शिकोह, एक राइवलरी स्टार्ट हो गई, क्योंकि उन दोनों को पता था कि राजा तो किसी एक को बनना है। तो सक्सेशन की लड़ाई में एक राइवलरी उनकी स्टार्ट हो गई। हिस्टोरियंस का मानना यह है कि इसी वजह से औरंगज़ेब ने अपने बेटे की शादी उनके दूसरे भाई शाह शुजा की बेटी से करवा दी, ताकि एक अलायंस फॉर्म हो जाए। बहरहाल ये शादी हुई। अब एक और किस्सा इसके अंदर देखने वाला ये है कि उस ज़माने में बादशाहों की ना वो होती थी, एक हैरम हुआ करता था, जिसके अंदर में वो स्लेव गर्ल्स को रखते थे, जिनको इंग्लिश में बोलते कॉन्क्यूबाइंस, उर्दू में बोले तो लौंडिया। तो ऐसा ही एक किस्सा सुनने में और अफवाहों में आता है कि औरंगज़ेब 1653 में जब दक्कन की तरफ आ रहे थे, तो बुरहानपुर में उनकी आंट रहती थी, खाला, उनकी माँ की बहन। तो उनके घर पे वो जाके रुके, तो वहाँ की जो एक कॉन्क्यूबाइन थी, एक जो लौंडिया थी, उससे औरंगज़ेब को मोहब्बत हो गई, ऐसा कहते हैं। और औरंगज़ेब ने अपने सब काम छोड़ के, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और जो वो इस्लाम के प्रिंसिपल्स के इतने नज़दीक थे, वो सब छोड़ के उस औरत के चक्कर में उन्होंने वहाँ पर कई महीने गुजारे। लेकिन फिर ऐसा भी कहा जाता है कि एक साल के अंदर अंदर उस औरत की उस लेडी का नाम बाय द वे हीराबाई जिंदाबादी था। तो हीराबाई की मौत हो गई एक साल के अंदर, और उसके बाद औरंगज़ेब बहुत डिप्रेशन में भी चले गए, और कहते हैं कि उन्होंने उसके बाद तौबा भी करी और अपनी गलती मानी और रिग्रेट किया कि इस चक्कर में उन्होंने अपना ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइडलाइन कर दिया था। तो इसका बड़ा अफसोस हुआ उनको, कहते हैं। और ये कॉन्क्यूबाइन और लौंडिया रखने का जो कल्चर था, ये मुग़ल बादशाहों में और काफ़ी बादशाहों में, दूसरे नॉन मुग़ल बादशाहों में भी काफ़ी आम था। ऐसी ही एक कॉन्क्यूबाइन कहते हैं औरंगज़ेब की थी उदयपुरी बाई, जो कि औरंगज़ेब के बुढ़ापे में औरंगज़ेब के साथ थी। उदयपुरी बाई से औरंगज़ेब को एक बेटा भी था, मोहम्मद कम बख्श उसका नाम था। एक लेटर जो अपने मरते वक्त औरंगज़ेब ने अपने बेटे को लिखा था, और उसमें लिखा था कि तेरी माँ उदयपुरी बाई ने मेरा बीमारी के वक्त बहुत ख्याल रखा, और वो चाहती है कि वो मेरे साथ मरे। मतलब बेसिकली वो उदयपुरी बाई भी सती होना चाहती थी। खैर वो सती तो नहीं हुई, लेकिन कहते हैं कि औरंगज़ेब के मरने के बाद उनको इतना गम हुआ कि वो 4 महीनों के अंदर ही
वो भी मर गई, ग्वालियर में उनकी मौत हुई। तो ऐसे कई किस्से भी इनके बारे में देखे जाते हैं। बहरहाल जब उन्होंने तौबा कर ली, तौबा करके और अपनी ड्यूटीज़ को फिर से संभालने के लिए वो दक्कन आ गए। जब वो दक्कन आए तो उन्होंने बहुत सारे करप्ट और जो बेईमान ऑफिसर्स थे उनको निकाला और फिर से दक्कन का रेवेन्यू और कमाई जो है तो बढ़ा दी। अब इस दौरान औरंगजेब की और शाहजहां के बीच में भी थोड़ी अनबन होनी स्टार्ट हो गई। ये अनबन स्टार्ट हुई एक्सपेंशन को लेके। औरंगजेब चाहते थे कि अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करे, शाहजहां चाहते थे कि एक्सपेंशन ना हो और जो दूसरे एम्पायर के जो लोग हैं, जो पड़ोसी एम्पायर के लोग हैं, वो कुछ तो इनको टैक्स भी देते थे। तो वो सिचुएशन ज्यों की त्यों रहे, वो चेंज ना हो, लेकिन औरंगजेब को हमला भी करना था और एक्सपैंड भी करना था अपनी टेरिटरी। ऐसा ही एक एक्सपेंशन औरंगजेब करना चाहते थे, वो गोलकुंडे के ऊपर जो हैदराबाद में है। गोलकुंडा फोर्ट में कुतुबशाही डायनेस्टी का राज उस समय चलता था। तो बीच में हुआ यूं कि एक और हिस्ट्री की बड़ी पर्सनालिटी है मीर जुमला। मीर जुमला जो थे वो गोलकुंडा के वजीर थे और उनकी गोलकुंडा के प्रशासन से कुछ अनबन के रहते वो औरंगजेब की साइड आ गए, शाहजहां और औरंगजेब की साइड। और हुआ यूं कि मीर जुमले के जो बेटा है उसको गोलकुंडा की सल्तनत ने प्रिजनर बना लिया था। तो अब मुगलों ने ये सोचा, औरंगजेब चाहते थे कि उनके मीर जुमला के बेटे को रिहा करने के लिए हम अटैक करें। अब मीर जुमला जो है वो एक छोटा आदमी नहीं था। मीर जुमला की स्टोरी भी बहुत फैसिनेटिंग है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर इनके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए। ये वो इंसान था जो बहुत गरीबी से आया था और डायमंड का ट्रेड करते करते बहुत अमीर बन गया। और ये वो ही इंसान था जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड, कोहिनूर जिसको कहते हैं, जो कि आज ब्रिटेन में है, वो मीर जुमला के पास था। वो डायमंड मीर जुमला ने शाहजहां को गिफ्ट किया था। अब हो सकता है कि शाहजहां ने देखा कि इतनी दौलत मिलने के बाद और इतनी दौलत के वायदे मिलने के बाद शाहजहां ने भी एग्री कर लिया कि हाँ चलिए गोलकुंडा पे अटैक किया जाए। तो औरंगजेब ने अटैक किया और वो जीत गए उसको। उसके बाद में मीर जुमला जो है औरंगजेब के सलाहकार बन गए, एक मेंटोर की जगह उनको वहां मिल गई। ऐसा ही एक बैटल और अटैक औरंगजेब ने बीजापुर की सल्तनत के ऊपर भी कर दिया। वो जंग वो ऑलमोस्ट जीतने ही वाले थे, बस उसके कैपिटल को कब्जा ही करने वाले थे कि शाहजहां का उनको ऑर्डर आया कि वो जंग को वहीं ख़त्म कर दो और छोड़ के वापस चले जाओ। औरंगजेब का ये मानना था कि इसके पीछे दारा शिकोह का हाथ है। दारा शिकोह ने शाहजहां को भड़काया होगा और उनकी जो दुश्मनी थी वो और भी गहरी हो गई। उसके एक महीने बाद औरंगजेब को ये न्यूज़ मिली कि शाहजहां की तबीयत बहुत ख़राब है। अब जैसे ही पूरे देश में ये बात फैल गई कि शाहजहां की तबीयत ख़राब है, तो उनका जो वारिस बनने की और उनके जगह उनका तख्त लेने की जो जंग थी वो शुरू हो गई इन भाइयों के अंदर। अब उसमें सिचुएशन ऐसी है कि राजा तो एक ही बन सकता है और सबको ये पता था कि जो राजा नहीं बन पाएगा वो मारा जाएगा, क्योंकि वो पोटेंशियल राइवल हो जाता तख्त के लिए, वो दूसरा दावेदार हो जाता। तो एक जो भी राजा बनेगा वो नहीं चाहेगा कि कोई और दावेदार उसके तख्त का रहे। इसीलिए फारसी में एक कहावत भी थी, या तख्त या ताबूत, एक तो तख्त मिलेगा या फिर ताबूत मिलेगी। ताबूत जो कि इंसान को दफन करते टाइम खबर में डाली जाती है। तो इन्हीं के चलते इन सब भाइयों में ये स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। 1657 में शाह शुजा और मुराद बख्श ये सबसे छोटा भाई था। शाह शुजा और मुराद बख्श ने अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया कि हम राजा है। शाहजहां की जो तबीयत थी वो एक महीने में ठीक तो हो गई, लेकिन ये बैटल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। शाह शुजा बंगाल का गवर्नर था
उसने वहाँ पे एक अपनी आर्मी रेस करी और वो कैपिटल की तरफ भेज दी लड़ने के लिए। मुराद जो था, मुराद बख्श, वो गुजरात का गवर्नर था, उसने वहाँ अपनी एक आर्मी बनानी शुरू कर दी। अब ये आर्मी डेवलप कर रहे हैं अपनी अपनी। अब 1658 हो गया। 1658 में औरंगजेब निकले दक्कन से अपने बाप को मिलने के लिए, कैपिटल जा रहे थे। तो कहते हैं कि जब वो एक्चुअली अटैक करने नहीं जा रहे थे, लेकिन दारा शिकोह जो कि शाहजहां के साथ था उस समय कैपिटल में, उसको लगा कि औरंगजेब अटैक कर रहे हैं, तो उसने एक और आर्मी उनके खिलाफ भी बनानी तैयार कर दी। अब औरंगजेब को भी तैयारी करना पड़ी जंग के लिए। अब शाह शुजा जो था औरंगजेब का समधी था, तो वो दोनों साथ हो लिए। जब ये दो साथ हो गए तो मुराद बख्श भी उनको ज्वाइन कर लिया। अभी 3 भाई एक तरफ और दारा शिकोह और शाहजहां एक तरफ हो गए। 1658 में बैटल ऑफ धर्मत हुआ इनके बीच में, जो कि औरंगजेब जीत गए। अब जीत के बाद में उनकी एक बहन थी जहानारा। जहानारा ने एक लेटर लिखा औरंगजेब को और वो कहा कि आप पीस कर लो दारा शिकोह अपने बड़े भाई के साथ। और उसमें वो लिखती हैं कि इस्लाम में बड़े भाई का दर्जा बाप समान होता है, तो आप लड़िए नहीं। लेकिन हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि राजाओं के लिए जो है ना, धर्म सेकेंडरी होता था, सत्ता पहले होती थी, क्योंकि सत्ता जिंदगी और मौत का भी सवाल हो जाती थी। फिर एक और बैटल इनके बीच में होता है, समूगर का बैटल, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। वो भी औरंगजेब जीत जाते हैं। इनकी ये जीत की वजह भी ये रही थी कि बहुत सारे जो जनरल्स थे दारा शिकोह की फौज में, वो सीक्रेटली औरंगजेब को सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि औरंगजेब राजा बने, क्योंकि वो बहुत एफिशिएंट थे और कोई भी एरिया का रेवेन्यू बढ़ाने में और उसमें उनका बहुत बहुत महारत थी। और इसमें ये कई हिंदू जनरल्स थे जो औरंगजेब का सपोर्ट करते थे। बहरहाल औरंगजेब जब वो जंग जीत गए और उन्होंने कैपिटल पे कब्जा कर लिया, तो उन्होंने अपने बाप को, शाहजहां को, जेल में बंद कर दिया। और ये बहुत ही फेमस बात भी है कि वो एक ऐसे जेल में बंद किया था कि वहां से सिर्फ शाहजहां ताजमहल देख सकता था, लेकिन कभी जा नहीं पाता था। शाहजहां के आखिरी दौर में उनकी बेटी जहानारा ने बहुत खिदमत करी और 1666 में शाहजहां की मौत हो गई। बहरहाल, तो जब ये जंग हारे, दारा शिकोह जब हार गया, तो दारा शिकोह भागने लगा और औरंगजेब उसका पीछा करने लगा, क्योंकि जिंदा नहीं छोड़ सकते। जिंदा छोड़ दिए तो वो क्लेमेंट हो गया, वो भी राइवल हो गया। औरंगजेब भले ही डिफैक्टो किंग बन गए थे, लेकिन जब तक इन सबका वो कुछ ना कुछ कर नहीं लेते, वो पूरे पूरे राजा नहीं बन पाते थे। अब उन्होंने क्या किया कि एक दावत रखी। जब ये बैटल वो जीत गए दारा शिकोह से, तो कैपिटल में एक दावत रखी जीत की खुशी में, और मुराद बख्श को वहाँ इनवाइट किया। मुराद बख्श बेचारा वहाँ गया तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके उसको ग्वालियर के एक जेल में बंद कर दिया गया। वो एक राइवल वहाँ खत्म हो गया। ये देख के शाह शुजा ने भी रिबेल कर लिया औरंगजेब के खिलाफ। तो शाह शुजा ने अटैक कर दिया, ये सोच के कि औरंगजेब तो दारा शिकोह के पीछे लगा है, तो उसका ध्यान नहीं है शायद कैपिटल पे, इसलिए शाह शुजा ने अटैक कर दिया। ये सुन के औरंगजेब वापस आ गया कैपिटल और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद वो जंग भी औरंगजेब जीत गए। वो जंग जीतने के बाद और शाह शुजा जब वो हारा जंग, कहते हैं कि उसके बाद वो बर्मा चला गया और उसके बाद में उसका कोई स्टोरी नहीं है, कोई उसके बारे में कभी पता नहीं चला कि क्या हुआ। ये दो भाई अब ठिकाने लग गए। अभी एक ही था दारा शिकोह जो भाग रहा था। फाइनली औरंगजेब ने दारा शिकोह को पकड़ लिया, उसको कैपिटल लाया गया। कहते हैं कि उस पर मुकदमे चलाए गए दारा शिकोह पे और उसको बहुत जलील भी किया गया। और फाइनली 30 अगस्त 1659 को दारा शिकोह को भी मार दिया गया। औरंगजेब बिकेम ऑफिशियली, वो वहां के राजा बन गए, एम्परर बन गए। 30 अगस्त को दारा शिकोह को मारा और 13 मई को
13 मई 1659 को ऑफिशियली औरंगजेब बादशाह बन गए हिंदुस्तान के। उनकी उम्र तब रही थी 41 ईयर्स, 41 साल की एज के थे। उसके बाद उन्होंने 50 साल हिंदुस्तान के ऊपर राज किया। अब ये लोग बोलते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे देखो उसने अपने भाइयों को मार दिया और राजा बन गया, सत्ता के लिए अपने भाइयों को भी मार दिया। लेकिन ये चीज़ बहुत कॉमन थी उस जमाने में। हिंदुस्तान के दो सबसे बड़ी सल्तनतें रही है एरिया के मामले में, जितना बड़ा एरिया था गवर्नेंस का, तो सबसे बड़ी साम्राज्य रहे हैं। वो एक था सम्राट अशोक का और दूसरा था औरंगजेब का। सम्राट अशोक की भी आप अगर स्टोरी देखेंगे तो वो भी 99 भाइयों को कत्ल करके पावर में आए थे। बहरहाल, अब ये तो हो गई उनकी एक स्टोरी, जिससे आपको समझ में आ गया कि वो राजा कैसे बने और उनका बचपन कैसे गुजरा। उसका एक छोटा सा आपको एक आइडिया लग गया। अब हम आते हैं उस बात के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता है औरंगजेब पे, कि उन्होंने मंदिरों को बहुत तोड़ा और हिंदुओं को बहुत खिलाफ थे। उसके अंदर कितनी सच्चाई है, उसके कुछ तथ्य और कुछ फैक्ट्स हम चेक करते हैं। उसमें से एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है उन पे कि वो लोगों को कहते थे कि आप मुसलमान बन जाओ वरना मैं मार दूंगा। हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये जो मूव था ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और वो अपना डोमिनेंस और अपना जो पावर है वो अपने दुश्मन पे दिखाना चाहते थे और उनको क्या बोलेंगे, उनको जलील करना चाहते थे। इसीलिए वो ये कहते थे कि इस्लाम कबूल करो वरना जान से मारे जाओगे। और ये जो है, ये पॉलिसी जो थी ये आम जनता के लिए नहीं थी, ये ओनली उस राजा के लिए थी जो उनके खिलाफ लड़ते थे। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा थी। ये कोई उनके रिलीजियस फिलॉसफी नहीं थी कि सबको कन्वर्ट करो, क्योंकि लोग हिस्टोरियंस कहते हैं कि 50 साल उनका राज था और उस ज़माने में वो राज भी ऐसा होता था कि एब्सोल्यूट पावर था एक किंग के पास, और अगर वो चाहता कि बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट कर दे ज़बरदस्ती तो बहुत लोग कन्वर्ट वो कर सकता था, लेकिन उन्होंने वैसा किया नहीं। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि अथर अली करके एक हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है कि उस किताब में उन्होंने बताते हैं कि जब औरंगज़ेब का रूल चल रहा था तो जो हिंदू ऑफिसर्स थे, जो हिंदू जनरल्स थे औरंगज़ेब के राज में, उनके दरबार में, वो 34% थे, जो कि कोई भी मुग़ल एम्परर के लिए बहुत ज़्यादा थे। उनके कई एग्जाम्पल है, जैसे राजा जय सिंह बहुत फेमस राजा रहे हैं, वो भी औरंगज़ेब के साथी थे। चंद्रभान ब्राह्मण, ये भी एक दरबारी थे औरंगज़ेब के, जो कि एक पोएट भी थे। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमको देखने मिलते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि और क्या फैक्ट्स। ऑड्री ट्रुस्के कह के एक हिस्टोरियन है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो औरंगज़ेब ने अपने रूल में टोटल 12 मंदिरों को डिमोलिश किया है। उसमें से एक जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और जिसके बारे में काफ़ी बात की जाती है, वो काशी विश्वनाथ का मंदिर था। अब आप ये सुन के कह रहे होंगे कि यार ये तो एंटी हिंदू की बात है, ये तो हिंदू के खिलाफ काम किया उन्होंने। लेकिन आपको और भी फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। ऑड्री ये कहती है कि उस जमाने में हजारों मंदिर थे हिंदुस्तान में। उसने हजारों मंदिरों को तो नहीं गिराया। अब ये 12-14 जो आंकड़ा आता है, उनको गिराने की जो उसकी वजह थी वो सत्ता से रिलेटेड थी। उसका ये मानना था या उसकी इन्फॉर्मेशन थी कि उसके सत्ता के जो दुश्मन थे वो इन मंदिरों में कहीं जमा होते थे। एक जो बगावत की जो बात होती थी वो यहाँ होती थी, और पॉलिटिकल डिफरेंसेस के वजह से वो किया गया, ना कि कोई रिलीजन के हेट्रेड के थ्रू। अब एक और हिस्टोरियन है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया करके, ये एक बहुत बड़े इंडिपेंडेंस के फाइटर भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के पहले गवर्नर थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी है फेदर्स एंड स्टोन्स। उसमें ये काशी विश्वनाथ के इशू को वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या सर्कमस्टेंसेस थे और क्या रीजंस थे वहाँ पे अटैक करने के। और उनके कंक्लूजन में वो बताते हैं कि कई हिंदू राजा जो थे औरंगज़ेब के खेमे में, उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि
वहाँ पर अटैक किया जाए, क्योंकि वहाँ पे एक रेबेलियन या एक बगावत का माहौल बन रहा है और बागी वहाँ जमा हो रहे हैं। तो जो भी इनके जो अटैक्स होते थे, ये अपने राज और सत्ता को बचाने के लिए होते थे, किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ ये अटैक्स नहीं थे। ये इसका पर्सपेक्टिव है। और अगर आपको इस पर्टिकुलर टेम्पल के जो अटैक के बारे में जानना है, तो ये किताब जो है फेदर्स एंड स्टोन्स आप पढ़िए, इसमें आपको पता चलेगा। अब हम आते हैं कि और मंदिर के फैक्ट्स हमको कैसे पता चले। तो डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे करके एक इंडियन हिस्टोरियन है, उन्होंने एक किताब लिखी है। अब वो किताब क्या है, उस किताब में उन्होंने क्या किया है कि इंडिया के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों के पुजारी के पास वो गए और उन पुजारियों से औरंगजेब के जो फरमान औरंगजेब ने इशू किए थे उन मंदिरों को, वो कलेक्ट करें और उनका अध्ययन करा कि औरंगजेब ने क्या लिखा था, क्या क्या फरमान जारी किए थे इन मंदिरों के लिए। उसमें लिस्ट बनाते हैं डॉक्टर विशंबर नाथ कि कई मंदिरें ऐसी थी जिनको औरंगजेब ने दान दिया, प्रॉपर्टी भी दी। उसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते कि एमपी के उज्जैन में एक महाकाल का मंदिर है, उसको उसने दान दिया। आसाम में गुवाहाटी में कामाख्या का मंदिर है, उसको औरंगजेब ने दान दिया और मदद दी। यूपी के वृंदावन की जो सबसे फेमस कृष्णा का मंदिर है, वहाँ तो औरंगजेब ने गोल्ड के गहने भी दिए थे, और वो गहने कहते हैं कि आज भी डिस्प्ले किए जाते हैं कोई भी त्यौहार के ऊपर, जो कृष्ण मंदिर को औरंगजेब ने दिया था। और कई जैन मंदिर को भी उसने अपनी मदद दी, और एक लैंड वो इशू करते थे, एक प्रॉपर्टी भी उन मंदिर को देते थे, ताकि मंदिर की पूजा पाठ का खर्चा उस प्रॉपर्टी से निकले। अब हम देखते हैं कि औरंगजेब की ऑफिशियल पॉलिसी क्या थी दूसरे रिलीजन्स के प्रति। तो वो हमको मिलती है कि औरंगजेब ने अपने राजा बनने के बाद एक पॉलिसी लिखी थी, पेन की थी। उसका एक कोटेशन है इंग्लिश में जो मेरे को मिला है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बिकॉज द पर्सन्स ऑफ ग्रेट किंग्स आर शैडोज ऑफ गॉड, द अटेंशन ऑफ दिस एलिवेटेड क्लास who are pillars of God's court is devoted to this, that men of various dispositions and different religions should live in vale of peace and pass their days in prosperity, and no one should meddle in the affairs of another. और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये है कि क्योंकि महान राजाओं के व्यक्ति भगवान की परछाई हैं, इस ऊंचे वर्ग का ध्यान जो भगवान के दरबार के स्तंभ है, इस बात पे उनको समर्पित होना चाहिए कि विभिन्न संभाव और विभिन्न धर्मों के लोग शांति की वादी में रहें और अपने दिन समृद्धि में व्यतीत करें, और किसी को भी दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये थी वो ऑफिशियल पॉलिसी औरंगज़ेब की जो उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के लिए लिखी थी। और ये ऑर्डर वहाँ के मेवाड़ के जो राजपूत लीडर थे राणा जय सिंह को भेजी गई थी। अगर इस पॉलिसी को हम देखेंगे तो हमको समझ में आता है कि ये पॉलिसी अपने वक्त से काफ़ी आगे थी और सर्वधर्म संभाव वाली थी। और भी हम देखते हैं कि अर्ली में उन्होंने क्या किया था। 1659 में किंग जैसे वो राजा बने, उनको पता चला कि बनारस में बहुत सारे ब्राह्मण और हिंदुओं को, जो ब्राह्मण वहाँ के टेम्पल के मंदिरों के इंचार्ज थे, उनको काफ़ी सताया जा रहा था। तो औरंगज़ेब ने लोकल ऑफिशियल्स को एक फरमान जारी किया और उनको डायरेक्ट किया कि ये इंटरफेरेंस जो है, आपका जो दखल अंदाजी है लोकल मंदिरों के मैटर्स में, वो तुरंत बंद कर दी जाए और हिंदुओं को और ब्राह्मणों को बनारस के अपना रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी और तकलीफ बिल्कुल भी ना पहुंचाई जाए। इस फरमान के ज़रिए काफ़ी
मंदिरें और मंदिर के केयर टेकर्स की रक्षा हुई थी। औरंगजेब के 90वें साल में, राज के 90वें साल में, उन्होंने एक फरमान भेजा। उमानंद टेम्पल आसाम में जो है, उनको वहाँ पे एक कंफर्म उन्होंने एक लैंड ग्रांट करी, जिसके ज़रिए उस टेम्पल का रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके और उस टेम्पल में पूजा पाठ की कार्रवाई और उसके खर्चे के लिए वो लैंड दिए। और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि 1680 में उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि भगवंत गोसाइन करके एक हिंदू सन्यासी थे, जो कि बनारस के गंगा के किनारे, बनारस में गंगा के किनारे रहते थे। तो औरंगजेब ने उस इंसान के लिए, एक इंसान के लिए पर्टिकुलर फरमान जारी किया कि उसको कोई सताए ना और सुकून से जीने दे। एक और एग्जांपल ये है कि 1687 में औरंगजेब ने बनारस के घाट में, गंगा का जो घाट है, वहाँ पे रामजीवन गोसाइन करके एक इंसान को एक लैंड अलॉट करी और उनको कहा कि इस लैंड के ऊपर घर बनाए जाएं ब्राह्मणों के लिए और जो ट्रैवलर्स होते हैं वहाँ पे आते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, उनके लिए। एक और एग्जांपल ये है कि 1691 में औरंगजेब ने एक टैक्स फ्री लैंड अलॉकेट की 8 गांवों के लिए, जो कि बालाजी टेम्पल को सपोर्ट करते थे। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमको दिखने मिलते हैं कि 1698 में उन्होंने रेंट फ्री लैंड एक ब्राह्मण को दी थी। रंग भट्ट उसका नाम था, उनके बाप का नाम था नेक भट्ट। ये एमपी के तरफ एक खानदेश करके एक एरिया, वहाँ पे उन्होंने इस पर्टिकुलर ब्राह्मण के लिए एक रेंट फ्री लैंड भी दी है। और इनकी ये जो लिस्ट है मंदिरों को दान देने की और मंदिरों को लैंड अलॉट करने की, ये लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है, जिसमें इलाहाबाद के, वृंदावन के और बिहार के कई मंदिरों का जिक्र है। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि जैन मंदिरों को भी, जैन टेम्पल्स को भी इन्होंने बहुत हेल्प करी। औरंगजेब ने बहुत सारी लैंड ग्रांट की। गुजरात में कुछ जगहें हैं, इनका नाम है शत्रुंजया, गिरनार और माउंट आबू। ये जो है जैन पिलग्रिमेज की डेस्टिनेशन है। तो वहाँ पे भी औरंगजेब ने इन सबको लैंड अलॉकेट की थी। एक लाल विजय करके जैन मॉन्क थे, उनको 1681 में औरंगजेब ने लैंड अलॉकेट करी ताकि वो एक पोशाला बना सके। और उनके जो रेस्ट हाउसेस थे उनको टैक्स से रिलीफ भी दिया। जीना चंद्रा सूरी नाम से एक बड़े रिलीजियस जैन के लीडर थे, जैन रिलीजन के लीडर थे, जिनको शायद काफ़ी सताया जा रहा था। तो 1703 में औरंगजेब ने एक और फरमान लिख के इसको प्रोहिबिट किया था कि इनको सताया ना जाए और इनको सुकून से जीने दिया जाए। ये सारे ऐसे फरमानों की जो लिस्ट है आपको डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब में मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, अगर आपको जानना है और आप कोई भी एक अकीदा बनाना चाहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर हिस्ट्री के कैरेक्टर को हेट करेंगे या लाइक करेंगे, तो आप पे रिसर्च फ़र्ज है कि बिना रिसर्च करे आप वो बिल्कुल मत करो। तो इस किताब में ये सारे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। अब दूसरा पहलू जो एलिगेशंस का आता है, वो महाराष्ट्र में जो शिवाजी और औरंगजेब के बीच में जो फाइट चली थी उसके ऊपर आता है। अब ये फाइट को ऐसा दर्शाया जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, ये दो बादशाहों के बीच में लड़ाई थी। औरंगजेब जो थे हिंदिया के बादशाह थे और शिवाजी जो थे महाराष्ट्र में मराठों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और अपना एक साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इन दोनों के बीच की लड़ाई थी, ये किसी रिलीजन वर्सेस रिलीजन नहीं था। यहाँ तक कि शिवाजी औरंगजेब के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ की भी बात बीच में चली थी, लेकिन उनका एक एग्रीमेंट नहीं पहुंच पाया क्योंकि शिवाजी को जो शायद पोस्ट होना था वो मिली नहीं और शिवाजी को वहाँ पे जेल में कैद कर लिया गया था आगरा के, और उनको प्रिजनर बना दिया गया था। और जैसे कि हमने देखा कि औरंगजेब के खेमे में 34%
हिंदू जनरल्स थे, हिंदू राजा थे जो उनके सपोर्टर्स थे। वैसे ही शिवाजी के खेमे में कई मुसलमान राजा भी थे जो शिवाजी का सपोर्ट करते थे, उनके जो दरबारी थे। तो दोनों तरफ ये सिचुएशन थी। तो ये रिलीजन्स की लड़ाई नहीं थी, ये दो राजाओं की लड़ाई थी जो अपना सत्ता कायम करना चाहते थे। जैसे कि हमने इसके पहले बात की, राजा जयसिंह जो थे वो औरंगज़ेब के खेमे में थे, और कई इंस्टेंसेस पे वो शिवाजी और औरंगज़ेब के बीच में वो इंटरमीडिएटरी थे जो दोनों की बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे। तो इसीलिए हमने राजाओं के रिलीजन को नहीं देखना चाहिए। तो अब आप देख लो कि औरंगज़ेब ने एक मस्जिद भी डेमोलिश की है। गोलकुंडा का जो सुल्तान था तो वो टैक्स नहीं दे रहा था, उस 3 साल से उसने टैक्स नहीं दिया था, और वो कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो औरंगज़ेब ने अपना एक मुखबिर वहाँ पे भेजा, और वो मुखबिर ये खबर लेके आया कि जो सारा ख़जाना है गोलकुंडा के जो रूलर है उसने ना एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखा है। तो औरंगज़ेब ने वो मस्जिद भी तोड़वाई। तो ये देखिए कि ये जो मोटिवेशन होते हैं किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, वो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब कई हिस्टोरियंस ये भी कहेंगे कि जो मंदिरों को जो चंदा इसने दिया, जितनी मदद ये लोग की, तो कुछ लोग कहेंगे कि वो सत्ता बनाने के लिए की ताकि अपनी प्रजा को वो खुश रख सके। हो सकता है, ये इंटरप्रिटेशंस आप कर सकते हो, लेकिन आपको फैक्ट्स पहले पता होना चाहिए, तभी आप एक आउटलुक उसके लिए बना सकते हो। बिना फैक्ट्स के अगर आप कोई भी नज़रिया बनाओगे तो वो बहुत हानिकारक रहेगा। और ये जो डिवाइड है, ये हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड राजाओं के बीच में जो किया है, ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने किया है। जब ब्रिटिश हिंदुस्तान आए थे तो उनको अपना कब्जा यहाँ जमाना था। तो उनकी जो पॉलिसी थी, जो हर हिंदुस्तानी को अभी मालूम है, हमको स्कूल में भी पढ़ा जाता है, उनकी वो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की। तब उन्होंने क्या किया कि हिंदू आबादी को मुसलमान राजा और हिंदू ऐसा डिवाइड किया और दोनों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, और जिसमें वो सक्सेसफुल रहे। और वो दंगे, कई दंगे अंग्रेज़ों के आने के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच में इसके वजह से हुए। वही पॉलिसी आज भी कई पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, डिवाइड एंड रूल वाली सेम टेक्निक्स यूज़ करते हैं हिंदू मुस्लिम वाली, और हम आज भी बेवकूफ़ों की तरह लड़ने लगते हैं। अब दूसरी एक और चीज़ जो औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बोली जाती है कि उसने जिज़िया टैक्स हिंदुओं पे लगाया, जिसके ज़रिए वो लोगों को कन्वर्ट करता था। इनका बोलना ये है कि जिज़िया इसलिए वो लेता था ताकि हिंदुओं जिज़िया नया देना पड़े, इसलिए मुसलमान कन्वर्ट हो जाए। ये बात भी सरासर झूठ है। इसके फैक्ट्स आप देख लीजिए कि जो जिज़िया टैक्स होता है वो हिंदुओं पे जो लगता है वो लगता है 1.25%, ठीक है, और मुसलमानों पे जो उसने टैक्स लगाया था जिसको ज़कात कहते हैं वो 2.5% होता है। अब ये वो आधा सच बताते हैं आपको बताने वाले, खाली जिजिया की बात, वो ज़कात की बात नहीं बताएंगे आपको, है ना। क्योंकि इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट होता है, जो इस्लामी बादशाह होता है, जो मुसलमान बादशाह होता है, उसके अंदर ये इस्लाम का प्रिस्क्रिप्शन है कि आप अगर मुसलमान बादशाह हो तो आपके अंडर में जो नॉन मुस्लिम्स रहेंगे उनकी मंदिरों की और उनके समाज की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उस राजा की हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। और तभी आप देखिए जो अभी आजकल जो ISIS वाले और ये जो लोग अपना बोलते हैं कि हम इस्लामी हुकूमत लाना चाहते हैं, वो सबसे पहले वो यहीं फेल हो जाते हैं। वो जैसे ही थोड़ा उनके पास पावर रहता है वो दूसरे रिलीजन के रिलीजियस साइट्स को डेमोलिश कर डालते हैं, यहीं वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि इस्लाम के अंदर अगर आप देखोगे तो एक बादशाह की जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर दूसरे रिलीजन का कोई सोसाइटी उसके अंडर में रूल में आती है, उसकी इबादत गाहों की और उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी बादशाह के ऊपर आ जाती है। इसीलिए वो टैक्स भी लेते हैं, और इससे डबल टैक्स लेते हैं मुस्लिम से 2.5%, जो औरंगजेब भी लेते थे। और इस जिजिया टैक्स में भी बच्चे, औरतें और ब्राह्मणों को एग्जेम्प्ट किया गया था, बाय द वे। तो हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अब हम हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहते हैं? हम हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ना चाहते कि हम आपस में लड़ सकें। हिस्ट्री को पढ़ना इसीलिए चाहिए ताकि हम पुराने इवेंट्स को स्टडी कर सकें, देख सके कि उसका इम्पैक्ट हमारे दुनिया पे क्या है, आज की दुनिया पे क्या इम्पैक्ट है।
दूसरा एक और रीज़न ये हो सकता है कि हम अपनी पुरानी गलतियों से सीखना चाहते हैं। अगर आपको सीखना है तो तब आप हिस्ट्री पढ़िए। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं एनालिसिस के लिए। आपको पता चलेगा कि लोग कैसे, कल्चर और गवर्नमेंट्स अपनी करंट स्टेट में कैसे पहुंचा, वो आपको हिस्ट्री पढ़ने से समझ में आता है। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को हिस्ट्री डेवलप करती है जब आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो। हिस्ट्री को देखने में मल्टीपल पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा। एक एक आईने से, एक चश्मे से आप नहीं देख सकते सिर्फ, और सवाल पूछने पड़ेंगे, तभी आपका एक इन्फॉर्म्ड व्यू बनेगा अपनी करंट दुनिया के लिए। और हिस्ट्री को पढ़ने से एक और चीज़ आपको ये मालूम पड़ेगी कि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। बड़े बड़े बादशाह आई, बड़ी बड़ी सल्तनतें आई, आज वो नहीं है। हिंदी में उसको बोलते तब्दीली ही असल में मुसलसल है, ऐसा कुछ। और हम उसको पढ़ के ये से देख सकते हैं कि हम क्या क्या हमारी लर्निंग्स है, और आगे हम वो गलतियां ना करें। हिस्ट्री से हमने वो सीखनी चाहिए। हिस्ट्री को लड़ने का टॉपिक नहीं बनाना चाहिए, और ना ही किसी और को हमको उकसाने देना चाहिए। और वो कहाँ से आएगी? वो नॉलेज से आएगी। अब मेरा एक और लॉजिक ये भी है कि ठीक है, अगर आप हर हिस्टोरिकल फिगर के बारे में शायद रिसर्च ना कर पाए, लेकिन जो अगर आपको कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर इंसान से या हिस्टोरिकल फिगर से मोहब्बत कीजिए या नफ़रत कीजिए, तो बिना इन्वेस्टिगेशन के आपने ना नफ़रत करनी चाहिए ना मोहब्बत करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप बिना सोचे समझे बस किसी के कहने पे किसी एक इंसान से मोहब्बत कर रहे हैं या नफ़रत कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, द बेस्ट यू कैन डू इज़ न्यूट्रल रहो। न्यूट्रल रहो और रिस्पेक्ट करो। अब जैसे कि शिवाजी महाराज की हिस्ट्री हमको स्कूल में थोड़ी पढ़ाई गई है, लेकिन पूरी पूरी शायद मेरे को नहीं पता। अब मैं शिवाजी की रिस्पेक्ट क्यों करूँगा? मैं इसीलिए करूँगा कि मेरे को पता है कि मेरे महाराष्ट्र के कई मराठा लोग जो है वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद के लोग किसी एक राजा की रिस्पेक्ट करते हैं, तो मेरा भी फर्ज बन जाता है कि वो जो किसी इंसान की रिस्पेक्ट कर रहे, तो मैं भी उनको रिस्पेक्ट दूं। अब मोहब्बत करूं या नफरत करूं वो एक अलग बात होगी, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो रहती है हमारे समाज में एक दूसरे के लिए, वो देनी ज़रूरी है। कोई भी रिलीजियस लीडर भी है अगर किसी दूसरे समाज का, भले ही आप उनसे एग्री नहीं करते और आप उनकी पूजा नहीं करते, लेकिन कई सारे लोग उनकी पूजा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपने भी एक दिल में उनके लिए सिर्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए एट द लीस्ट। और एको चेम्बर्स में जाने से बचना चाहिए। एको चेम्बर्स क्या होते हैं? एको चेम्बर्स मतलब एको जो होती है ना चीज़, कोई भी आप पहाड़ों में जाओ और आप आवाज़ देते हो तो वही आवाज़ आपको वापस आती है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में मत फंसो कि आप जो बात कर रहे हो वैसी ही बात करने वाले लोगों से आपकी बात होती रहे और आपको नया पर्सपेक्टिव कभी दिखे नहीं। आप जो चीज़ों से एग्री कर रहे हो वही चीज़ों को फिर से सुन रहे हो और वो रीइंफोर्स हो रही है चीज़ें। ये सोशल मीडिया के ज़माने में और दौर में ये बहुत हो रहा है कि आप जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट आपके जो रहते हैं ऑलरेडी इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट रीइंफोर्स होते हैं आपके अंदर। अब आपने सोचा है कि ये XYZ राजा गंदा है, आपको वैसे ही पोस्ट दिखेंगे, वही ओपिनियन दिखेगा। तो नया ओपिनियन और डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको खोजना पड़ेगा, आपको सीख करना पड़ेगा। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि औरंगज़ेब ना फरिश्ता थे ना शैतान थे, वो एक इंसान थे। तो उनको एक इंसान की तरह ही देखो, उनकी गलतियों से सीखो और उनकी जो अच्छी चीज़ें वो भी सीखो, और एक हिस्टोरिकल फिगर को हिस्ट्री में ही रखो। प्रेजेंट में सिर्फ लर्निंग लाने की ज़रूरत है, प्रेजेंट में उनके नाम पे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आज हमको ख़राब नहीं करना है। आज के इंडिया का जो यूथ है वो डिफरेंट चीज़ें चाहता है। अभी आप देखो कि ऐसी यूनिटी पॉसिबल है, जैसे यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक भी डिवाइड था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी डिवाइड था, ब्रिटेन फ्रांस से लड़ता था, है ना, ऑस्ट्रिया भी लड़ता था, सब आपस में लड़ाई करते थे, लेकिन आज वो एकजुट हो गए। अब जो वो एकजुट हो गए हैं तो वो कितना बड़े पावर बन गए, कितने बड़े इकोनॉमिक पावर बन गए। हमको भी वही बनना है, हमको भी दुनिया घूमनी है, दुनिया देखनी है, दुनिया के चीज़ों का फ़ायदा उठाना है। हमको आपस में लड़ते नहीं बैठना कि
इस शहर का नाम बदल दें या उस शहर का नाम बदल दें। ये एक पॉलिटिशियंस की चाल होती है कि आपको आपस में उलझाए रखते हैं और डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं होती, और आपका डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या फ़ायदा होगा। किसी भी शहर का अगर नाम बदल दिया जाए तो उससे पर्सनली मेरा क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, उस शहर का डेवलपमेंट अगर हो जाए तो सबका फ़ायदा है। तो वही, जैसे हम यूरोप की बात कर रहे थे, यूरोप में भी वही था, पहले आपस में ये लोग लड़ते थे, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री को समझा, पढ़ा और उसको आप साइड में रख दिया, और आज वो अच्छे ट्रेड रिलेशंस एक दूसरे से कायम रखते हैं, इसीलिए वो प्रॉस्पर भी कर रहे हैं, है ना। हम लोग अगर इसी में उलझे हुए रहेंगे तो हमारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, हिस्ट्री में अगर लड़ते रहेंगे। हिस्ट्री की एक थोड़ी समझ हमको रखनी चाहिए, और बस एक नज़रिए पे पहुंचना चाहिए कि हम जो थे या वो जो राजा थे वो ये आज नहीं है। आज के लोग एकदम डिफरेंट है, इनकी ख्वाहिशात अलग है, इनके नज़रिए अलग है, और इनको साथ में मिलकर डेवलप होना है। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक कवर करना चाहता था। होपफुली आपको इससे कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा और कुछ लर्निंग मिली होगी। तो जाने से पहले हम एक और फैसिनेटिंग चीज़ औरंगज़ेब के बारे में मैं आपको बताना चाहता था, वो है उनका टाइटल। तो आइए सुनते हैं उनका टाइटल क्या था, फुल टाइटल। अल सुल्तान अल अज़्म वल खाखन अल मुकर्रम हज़रत अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाज़ी शहनशाह सुल्तनत उल हिंदिया वल मुग़लिया। ये था उनका पूरा टाइटल। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।